हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास यूपी बोर्ड का कक्षा 6 का विज्ञान। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई नंबर 6। 5 चैप्टर या 5 इकाई हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारे पास छठी इकाई है, छठा चैप्टर है। हर एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं। तो जिसका नाम, हमारे जो चैप्टर है कक्षा 6 का विज्ञान का, इकाई नंबर जो 6 है उसका नाम है जीव जगत। हमारा है कक्षा 6 का विज्ञान और इकाई नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत। ठीक है बेटे। तो जीव जगत में सबसे पहले तो हम बात करेंगे सजीवों के लक्षण की। सजीवों के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये वस्तु या ये चीज या ये पदार्थ सजीव है। कौन कौन से लक्षण हैं? पोषण। सजीव पोषण की आवश्यकता होती है, यानी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। श्वसन, वो सांस भी लेते हैं। उत्सर्जन, यानी वो हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। संवेदनशीलता का मतलब उन्हें अच्छा बुरा, खुश होना, दुखी होना, ये सारी महसूस होती हैं बातें। वृद्धि माने उनका शरीर आकार में बढ़ता है। प्रजनन माने वे अपने समान नए जीवों को पैदा कर सकते हैं। और मृत्यु का मतलब एक दिन उन्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होती है। तो ये सब सजीवों के लक्षण हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। तो इन सारे लक्षणों को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की। पोषण का मतलब इंग्लिश में आप इसे न्यूट्रिशन कह सकते हो। तो हमें दिन भर में या अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करने हैं। उन सभी कार्यों को करने के लिए और अपने शरीर में होने वाली बहुत सारी जैविक अभिक्रियाएं हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाएं, उन्हें चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा को कहाँ से हम प्राप्त करेंगे? भोजन से। तो भोजन ग्रहण करने को ही पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण या न्यूट्रिशन। देखो क्या लिखनी है परिभाषा। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो भोजन ग्रहण करने की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। उसके बाद आता है पोषण के प्रकार। क्या आता है बेटे? ये देखो क्या लिखा हुआ है, पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। देखो जहां भी आपको मौका मिलता है आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, अपने नोट्स बना लिया करो साथ के साथ। जहां आपको मौका मिलता है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसे करो, पर अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओ। पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। तो पोषण के आधार पर जीव होते हैं 4 प्रकार के, जिनमें से पहला है स्वयंपोषी। क्या है? स्वयंपोषी। तो स्वयंपोषी को हम स्वयं पोषी भी कह सकते हैं या ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन अपने आप ही बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं स्वयंपोषी। वे हरे पेड़ पौधे दूसरे जीवों को खाते नहीं हैं, वे अपना भोजन अपने आप ही स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं स्वयंपोषी। तो हमें लिखना है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी। तो कोई आपसे पूछता है स्वयंपोषी कौन से हैं जीव या स्वयंपोषी जीव कौन से होते हैं, तो आपको बताना है कि हरे पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन द्वारा। उसके बाद दूसरे प्रकार के जीव होते हैं शाकाहारी। क्या होते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब शाक माने साग सब्जी, पेड़ पौधे, हारी माने ग्रहण करने वाले, जो भोजन के रूप में पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें कहते हैं शाकाहारी। तो जो जंतु भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधों तथा उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों को ही खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे बकरी शाकाहारी है ना, हिरन, चूहा आदि, ये सब क्या है? शाकाहारी। उसके बाद तीसरे प्रकार के जीव होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जो केवल जंतुओं को, जानवरों को, यानी मांस को खाते हैं। तो मांसाहारी कौन से हैं? ये भोजन के रूप में केवल जंतुओं को ही खाते हैं, यानी जानवरों को, जैसे शेर, चीता।
शेर या चीते को यदि आप घास दे दोगे ना खाने के लिए तो वो नहीं खाएगा, उसे ने शेर और चीते को तो कोई ना कोई दूसरा जंतु ही चाहिए, उसे खाएंगे वे। उसके बाद एक होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब जो पेड़ पौधों या उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों को भी खा सकते हो और जो जानवरों को भी खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का मिला रूप है। तो सर्वाहारी कौन से हैं? ये भोजन के रूप में पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थों तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य तो सर्वाहारी है, पेड़ पौधों से जो खाने के लिए मिल रहा उन्हें तो खा ही रहे, और साथ में कुछ जंतुओं को भी खाते हैं मनुष्य। कॉकरोच, कॉकरोच भी ऐसा ही होता है मनुष्य जैसा। बिल्ली, बिल्ली भी सर्वाहारी है। तो ये हो गए बेटे 4 तरह के जीव। एक तो हुए स्वयंपोषी, एक हुए शाकाहारी, एक हुए मांसाहारी, और नंबर 4 पर हुए सर्वाहारी। समझ में आगे सारे? चलो, तो ये तो था पोषण। पोषण पोषण के आधार पर 4 प्रकार के जीव आपने पढ़ लिए। अब अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है श्वसन। क्या पढ़ना है? श्वसन। ध्यान से समझते रहना हर एक चीज को, बिल्कुल ध्यान से। श्वसन का मतलब क्या होता है? इस क्रिया में सभी जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को तो ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ना, इस क्रिया को हम श्वसन कह सकते हैं। पर श्वसन की कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए श्वसन के बारे में। देखो, ऑक्सीजन द्वारा, O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है। मतलब हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, उस ऑक्सीजन से क्या होता है कि हमारे जो भोजन है, कोशिकाओं में जो पहुंचाया गया भोजन है, उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है। या फिर आप मोटे तौर पर कह सकते हो कि ये ऑक्सीजन उस भोजन को जलाती है और भोजन के जलने से मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। तो ऑक्सीजन द्वारा भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण, जिससे ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस भोजन को किसने जलाया? ऑक्सीजन ने जलाया, यानी ऑक्सीजन ने भोजन का ऑक्सीकरण कर दिया, जिससे ऊर्जा मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए, CO2, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। क्लियर होगी बात? मतलब ऑक्सीजन को तो ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये तो श्वसन क्रिया है। और श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन होती है उसका काम क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण करना, और भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना। उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं कि मनुष्य में श्वसन के लिए कौन से अंग हैं? फेफड़े। फेफड़ों द्वारा होता है मनुष्य में श्वसन। देखो, मछली में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। तो ध्यान रखना है, गलफड़ों को गिल्स भी कहते हैं। मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और मछलियों में श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा, गिल्स द्वारा। उसके बाद मेंढक पानी में रहने पर त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ये सवाल बहुत आता है कि मेंढक जब भी पानी में रहेगा तो श्वसन किसके द्वारा करेगा? त्वचा द्वारा। अगली बात, मेंढक जमीन पर रहने पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। यदि मेंढक है पानी में तो त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया होगी उसमें, और यदि वो जमीन पर है तो फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया होगी। तो मेंढक 2 तरीके से श्वसन क्रिया कर सकता है। यदि वो पानी में है तो त्वचा द्वारा करेगा, और यदि वो जमीन पर है तो फेफड़ों द्वारा। और मनुष्य फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है, मछलियां गलफड़ों द्वारा यानी गिल्स द्वारा श्वसन करती हैं, और मेंढक पानी में है तो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, और जमीन पर है तो फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। अब यहाँ देखो, पेड़ पौधों में श्वसन पर्णरंध्र या स्टोमेटा द्वारा होता है। तो पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया होती है पर्णरंध्र या स्टोमेटा के द्वारा। अब आप कहोगे कि सर पर्णरंध्र या स्टोमेटा क्या होते हैं? यदि आप किसी पत्ती को ध्यान से देखोगे ना, मान लो आपके पास ये किसी एक पौधे की पत्ती है, ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि पत्ती की जो नीचे वाली सतह है, यानी इसके, ये मान लो ये ऊपर वाली सतह है पत्ती की और ये नीचे वाली सतह है। तो पत्ती की जो निचली सतह होती है ना, उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को ही हम कहते हैं पर्णरंध्र। पर्ण माने पत्ती के, रंध्र माने छिद्र।
या फिर हम उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। तो पर्णरंध्र या स्टोमेटा जो पत्ती की ऊपरी सतह है, जो निचली सतह है, निचली सतह पर वे छिद्र जो होते हैं उनके द्वारा ही पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं वायु के साथ, यानी ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। तो यदि किसी ने पूछ लिया कि मनुष्य श्वसन किसके द्वारा करता है, तो आप कहोगे फेफड़ों के द्वारा। मछली श्वसन किसके द्वारा करती है, गलफड़ों या गिल्स द्वारा। और मेंढक पानी में त्वचा द्वारा श्वसन करेगा, जमीन पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करेगा। और पेड़ पौधों में श्वसन के लिए क्या होते हैं, पत्ती की निचली सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पर्णरंध्र या स्टोमेटा। ये बात ध्यान रखनी है, जितने भी पॉइंट मैं आपको नोट्स में लिखवाता हूँ ना, इनमें से हर एक पॉइंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पता चल गया श्वसन? कोई भी पूछता है श्वसन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। और ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन का मुख्य कार्य है कि जो भोजन है आपकी कोशिकाओं में उसका ऑक्सीकरण करना। और भोजन के ऑक्सीकरण को किसने किया, ऑक्सीजन ने। उससे दो चीज मिली, एक तो ऊर्जा मिली और एक तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा की हमें जरूरत ही है, कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस जब बाहर छोड़ेंगे तो उसे निकाल देंगे। उसके बाद हमें सीखना है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं ना, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन का मतलब क्या है, शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ, एक तो मलमूत्र। मलमूत्र जंतु अपने शरीर से बाहर निकालते हैं क्योंकि वे हानिकारक हैं हमारे शरीर के लिए। पसीना भी बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलती है। तो ये मुख्य रूप से कोई पूछता है कि जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ बताओ कौन कौन से हैं, तो आप मलमूत्र बताओगे, पसीना बताओगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बताओगे। कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होती है CO2। उसके बाद पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पौधे कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधों से गोंद निकलता है, रबर, रेजिन, रेजिन कहते हैं हींग को, टैनिन, टैनिन कहते हैं कत्थे को। तो ये जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ तो ये हैं, मलमूत्र, पसीना और CO2। और पौधों के उत्सर्जी पदार्थ ये हैं, गोंद, रबर, रेजिन यानी हींग, टैनिन यानी कत्था। ठीक है ना। आगे चलो, पता चल गया उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यही उत्सर्जन है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जंतुओं के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं और पेड़ पौधों के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। उसके बाद आते हैं हम अगले लक्षण पर, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब होता है कि मान लो आपका हाथ रखा हुआ है और किसी ने आपके हाथ पर पिन चुभा दी, तो आप एकदम हाथ पीछे हटाओगे, ये संवेदनशीलता है। आपको कुछ अच्छा लग रहा, कुछ बुरा लग रहा, कभी आप हंस रहे, कभी आप रो रहे, आप महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर भावनाएं हैं, तो इसे कहते हैं संवेदनशीलता। ये भी सजीवों का एक मुख्य लक्षण है, संवेदनशीलता। ठीक है। तो संवेदनशीलता का मतलब किसी भी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन वो था जब किसी बच्चे ने मुझे पिन चुभाया था, वो उद्दीपन था, और मैंने जो हाथ हटा लिया उसे कहते हैं अनुक्रिया। ठीक है। तो जब आपको ठंड लगती है बहुत ज्यादा, आपका शरीर सिकुड़ जाता है, तो ठंड लग रही, वो तो उद्दीपन है। उद्दीपन का मतलब वातावरण में होने वाला परिवर्तन, और उस परिवर्तन के कारण आप जो भी एक्शन लेते हो उसे कहते हैं अनुक्रिया या प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। तो किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता कहलाती है। ठीक है। यदि कोई पूछता है तो यह परिभाषा आपको याद रखनी है कि किसी भी उद्दीपन के प्रति, यानी उद्दीपन का मतलब बाहरी वातावरण में होने वाला परिवर्तन। जैसे परिवर्तन ये हुआ, किसी बच्चे ने पिन चुभा दी हमारे हाथ पर, यह क्या है, उद्दीपन है। और आपने हाथ पीछे हटा लिया, वो है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। तो इसे ही कहते हैं संवेदनशीलता। जब आपके मम्मी पापा आपको डांट रहे तो आप जो डर जाते हो ना, मम्मी पापा डांट रहे हैं या कोई भी टीचर डांट रहे हैं, ये तो है उद्दीपन। और आप डर रहे हो, ये है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। समझ रहे ना। आपका रिजल्ट आया और आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ये तो उद्दीपन है। और आप खुश हो रहे, वो अनुक्रिया या प्रतिक्रिया है।
तो ये होता है संवेदनशीलता। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता कहलाती है। जैसे देखो कितना बढ़िया उदाहरण है, पटाखे की आवाज से पक्षियों का उड़ जाना। यदि कहीं पटाखा छूटता है तो पक्षी एकदम उड़कर भाग जाते हैं सारे। तो पटाखे की आवाज तो है उद्दीपन, और पक्षियों का उड़ना क्या है, अनुक्रिया। तो ये भी संवेदनशीलता है पक्षियों के अंदर। दूसरा उदाहरण, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने से उसे तुरंत हटा लेना। हाथ हाथ को हटा लेना तुरंत। आपका हाथ जो है गलती से किसी गर्म वस्तु के ऊपर रखा गया ना, ये आप अपने हाथ को एकदम हटाओगे। तो ये भी, जो हाथ आपका रखा गया गर्म वस्तु के ऊपर वो तो उद्दीपन है, और आप तुरंत हाथ को हटा लेते हो वो अनुक्रिया है। समझ रहे ना आप। देखो, मनपसंद पकवान देखने पर मुंह में पानी आ जाना। कुछ बच्चों के तो मुंह में अभी आ गया होगा पानी पकवान का नाम सुनते ही। जब आप किसी ऐसे खाने को देखते हो जो आपको बहुत पसंद है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। कभी कभी तो उस खाने का नाम सुनते ही पानी आ जाता है। तो मनपसंद पकवान को जब आप देख रहे वो तो उद्दीपन है, और आपके मुंह से पानी आना शुरू हो गया वो क्या है, अनुक्रिया। छुई मुई यानी लाजवंती, इसे छुई मुई भी कहते हैं, लाजवंती भी, की पत्तियों का छूते ही मुरझा जाना। आपने छुई मुई या लाजवंती का पौधा देखा होगा, उसे जब टच करते हैं तो उसकी पत्तियां एकदम मुरझा जाती हैं। तो उसे टच कर रहे वो तो उद्दीपन है, और पत्तियों का मुरझाना अनुक्रिया है। इसी तरीके से यदि आपके पास केंचुआ है ना बरसात के मौसम में, और उसे एक पिन चुभाओगे पेंचुए को, तो केंचुए को जब पिन चुभाओगे तो वो भी तो सिकुड़ जाता है। तो पिन चुभाना तो उद्दीपन है, और वो सिकुड़ जाता है वो क्या है, अनुक्रिया। रात की रानी के पुष्पों का केवल रात में ही खिलना। रात में ही, जब अंधेरा होगा तभी वो खिलेंगे, सफेद रंग के होते हैं, खुशबू भी होती है उनमें। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, संवेदनशीलता के। यानी वातावरण में जो भी परिवर्तन हुआ, यानी कोई उद्दीपन हुआ, उस उद्दीपन के कारण जो आपका शरीर क्रिया कर रहा, उस पूरी घटना को हम कहते हैं संवेदनशीलता। क्या कहते हैं, संवेदनशीलता। उसके बाद सजीवों का अगला जो लक्षण है वो है वृद्धि। वृद्धि का मतलब ग्रोथ, शरीर का साइज बढ़ना। प्रत्येक जीव का शरीर आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता रहता है। यह क्रिया ही वृद्धि कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि, शरीर का साइज बढ़ना, आकार बढ़ना। पेड़ पौधों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना ध्यान से। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। भाई पेड़ पौधे तो हमेशा ही वृद्धि करते रहेंगे। जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे जंतुओं में वृद्धि 25-30 साल तक होगी, उसके बाद तो वृद्धि नहीं होने की है। ठीक है, ऐसा थोड़ा ही है हमेशा मनुष्य लंबाई होता रहेगा मरते दम तक। जो 80-100 साल के मनुष्य हैं वे 10 फीट के हो गए होंगे, ऐसा तो नहीं होने का। तो वृद्धि जंतुओं में तो होती है एक निश्चित आयु तक, जबकि पेड़ पौधों में हमेशा ही वृद्धि होती रहती है। उसके बाद अगला है प्रजनन। अगला लक्षण क्या है सजीवों का, प्रजनन। प्रजनन का मतलब अपने जैसे नए जीवों को पैदा करना या उत्पन्न करना। अपने समान गुणों वाले, जैसे गुण हमारे में हैं ऐसे ही गुणों के नए जीवों को हम उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। इसी गुण को हम कहते हैं प्रजनन, या इसे जनन भी कहते हैं केवल। अपने जैसे गुणों वाले नए जीवों को उत्पन्न या पैदा करने का गुण ही प्रजनन या जनन कहलाता है। अपने समान गुणों वाले नए जीवों को पैदा करने का जो गुण है उसे हम कहते हैं प्रजनन या जनन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले लक्षण पर, जिसे हमने कहा था मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु तो पता ही है आपको किसे कहते हैं, जब पूरी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। सजीवों का मुख्य लक्षण है। सभी जंतुओं एवं पौधों का एक निश्चित जीवन काल होता है। सबका एक निश्चित जीवन काल है, उसे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद, यहाँ बाद आना चाहिए था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सभी जंतुओं एवं पौधों का एक निश्चित जीवन काल होता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे मधुमक्खी का जीवन काल होता है 1 दिन का, 1 दिन के बाद मधुमक्खी मर जाती है। और गेहूं के पौधे का जीवन काल 5 माह का होता है। बंदर का जीवन काल होता है 20 से 25 वर्ष। यह औसत लिखा हुआ है, औसत।
कुत्ते का जीवन काल होता है 16 से 18 वर्ष। बिल्ली का जीवन काल होता है 25 से 30 वर्ष। घोड़े का जीवन काल होता है 30 से 40 वर्ष। आदमी का औसत जीवन काल होता है 60 से 70 वर्ष। वैसे तो कुछ आदमी 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, पर हमें बहुत कम है। हाथी का जीवन काल होता है 70 से 90 वर्ष। और चूहे का जीवन काल होता है 4 से 5 वर्ष। तोते का जीवन काल होता है 14 से 15 वर्ष। कछुए का जीवन काल देखो कितना ज्यादा है। कछुए का जीवन काल है 120 से 150 वर्ष। और बरगद के पेड़ का जीवन काल है 100 से 200 वर्ष। इसी तरीके से सिकोया, जो संसार का सबसे बड़ा पेड़ है, सिकोया का जीवन काल होता है 3000 से 4000 वर्ष। और ये लगातार अपने आकार में, साइज में वृद्धि करता ही रहता है, क्योंकि पेड़ पौधों में वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत होती है पेड़ में। ठीक है, मतलब जो बहुवर्षीय पेड़ हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। और जो एक वर्षीय हैं या द्विवर्षीय में तो फिर समाप्त होने ही है। आपको पता है, गेहूं का पौधा आपने लगा दिया, कोई हमेशा थोड़ा ही गेहूं की फसल बढ़ती रहेगी। तो पौधे भी सारे के सारे जीवन पर्यंत नहीं बढ़ते हैं। पेड़ जो होते हैं बहुवर्षीय में बढ़ते हैं जीवन पर्यंत। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है सजीव तथा निर्जीव में अंतर। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है वो पढ़ना है। एक तरफ तो हमने लिख लिया सजीव और एक तरफ लिख लिया निर्जीव। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सजीव और निर्जीव में अंतर बताओ। देखो, सबसे पहला अंतर, सजीव में पोषण की क्रिया होती है। पोषण तो जरूरी है, सजीवों को खाना तो जरूर चाहिए। और निर्जीव, इनमें पोषण नहीं होता है। निर्जीव को थोड़ा ही पोषण की जरूरत है, निर्जीव को खाने की जरूरत है ही नहीं। नंबर 2, सजीव ये श्वसन करते हैं, निर्जीव ये श्वसन नहीं करते हैं। निर्जीव तो सांस नहीं लेते। नंबर 3, सजीव इनमें वृद्धि होती है, निर्जीव इनमें वृद्धि नहीं होती है। ठीक है ना। नंबर 4, सजीव इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, निर्जीव इनमें उत्सर्जन नहीं होता है। उत्सर्जन का मतलब तो समझ रहे, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। सजीव इनमें संवेदनशीलता होती है, निर्जीव इनमें संवेदनशीलता नहीं होती है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरा बोर्ड जो है वो बताओ सजीव है या निर्जीव, आप कहोगे कि सर बोर्ड तो निर्जीव है। यदि मैं बोर्ड की तरफ ऐसा करूंगा या इसे ऐसा करूंगा तो डरने का ही नहीं, बोर्ड बोर्ड डर जाएगा कोई। पर यदि किसी सजीव की तरफ ऐसा करोगे, सजीव का मतलब जैसे मान लो मैं कहूँ कि कोई बच्चा है छोटा, उसकी तरफ ऐसा करेंगे तो वो डर जाएगा एकदम। कभी कभी तो आपके मम्मी पापा या आपके टीचर जब आपकी तरफ हाथ ऐसे करते हैं ना, तो आप ऐसे कर लेते हो, डर जाते हो। तो ये संवेदनशीलता है। तो सजीवों में संवेदनशीलता होती है और निर्जीव इनमें संवेदनशीलता नहीं होती है। नंबर 6, सजीव इनमें प्रजनन का गुण होता है, निर्जीव प्रजनन का गुण नहीं होता है। प्रजनन इनमें नहीं होता निर्जीवों में। सजीवों में प्रजनन का गुण या प्रजनन का लक्षण आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, कोशिका या सेल। ये एक नया टॉपिक है, ध्यान से समझना। अभी आपने पढ़ा है सजीवों के लक्षण, सजीवों के बहुत सारे लक्षण पढ़ लिए। फिर उसके बाद भाई बहुत सारे लक्षण का मतलब हमने श्वसन पढ़ा, हमने पोषण पढ़ा, हमने उत्सर्जन पढ़ा, ठीक है, हमने वृद्धि पढ़ी, हमने प्रजनन पढ़ा और मृत्यु पढ़ी। इन सबको पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका या सेल के बारे में। देखो, आपको पता है कि यदि हम बात करें कि आपका जो घर है वो किससे मिलकर बना होगा, वो कौन सी छोटी चीज है जिसे एक दूसरे के साथ रखकर वो घर बनाया गया होगा, तो आप कहोगे सर हमारा घर बना हुआ है ईंटों से। ईंटों से ही तो बना हुआ है। इसी तरह हमारा शरीर भी ऐसी किसी चीज से बना हुआ है, सभी सजीवों का शरीर। जिस तरह हमारा घर ईंटों से मिलकर बना है ना, इसी तरह जितने भी सजीव इस दुनिया में हैं, चाहे जंतु हैं चाहे पेड़ पौधे हैं, वे भी ईंट जैसी किसी छोटी चीज से मिलकर बने हैं। और उसे ही कहते हैं हम कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि आप यदि किसी ईंट को, आपके पास ईंट है, हैं? ईंट जब आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा? दीवार बनेगी। क्या बनेगी? दीवार। और जब दीवारें आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा? कमरा बनेगा, एक कमरा, एक रूम। और जब कमरे आपस में मिलेंगे तो बनेगा मकान।
क्या बनेगा? मकान। ठीक है ना? इसी तरीके से यदि हम कोशिका की बात करें, कोशिका, तो जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं ना, कोशिकाओं के आपस में मिलने से ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। और जब ऊतक आपस में, ऊतक का मतलब कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो जिन कोशिकाओं की रचना भी एक जैसी हो और कार्य भी एक जैसा हो। तो जब कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो ऊतक बनेगा, और जब ऊतक आपस में मिलेंगे तो अंग बनेंगे, अंग। और जब अंग आपस में मिलेंगे तो बनेगा किसी भी सजीव का शरीर। क्या बनेगा? शरीर। अब बताओ, ये बात समझ में आएगा आपके? अभी इसी बात को समझना है हमें। आपको पता चल गया कोशिका या सेल वो छोटी से छोटी चीज है जिससे मिलकर किसी भी जीव का शरीर बनता है, जैसे ईंटों से मिलकर कोई मकान बनता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जिस प्रकार कोई मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी जीव का शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उन्हें हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। जिस तरह छोटी छोटी ईंटों से मिलकर कोई मकान बनता है, इसी तरीके से जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर किसी भी जीव का शरीर बनता है, उन छोटी से छोटी इकाइयों को हम कहते हैं कोशिका। और यहाँ ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान से समझते रहियो। प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। जैविक क्रियाएं का मतलब उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे श्वसन क्रिया कोशिका में होती रहती है, जैसे पोषण कोशिका में होता रहता है, उत्सर्जन भी कोशिका में होता रहता है, और वृद्धि भी। बहुत सारी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं में होती हैं। तो ये होती है कोशिका। अब मान लो कोई पूछ ले आपसे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, उन सभी सजीवों का शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उन छोटी इकाइयों को ही हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है? चलो, पर कोशिका का साइज बहुत छोटा होता है। कोशिका का साइज होता है बहुत छोटा। ठीक है? अब देखो, एक कोशिकीय जीव या सूक्ष्म, एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जो केवल एक कोशिका के ही बने होते हैं, एक कोशिका के। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो कोई मकान नहीं होता जो केवल एक ईंट से ही बन जाए, है ना? ऐसा तो कोई मकान नहीं होता जो केवल एक ईंट से बन जाए। पर हाँ, ऐसे जीव इस दुनिया में हैं जो केवल एक कोशिका से बन जाते हैं, या एक कोशिका वाले जीव भी इस दुनिया में हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीव या सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। जैसे कुछ एक कोश के जीवों के नाम आपको पता होने चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जैसे यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, यीस्ट, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। यानी ये सारे वे जीव हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना है। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने है। संसार के सबसे छोटी कोशिका, संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है वो जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। जीवाणु को कहते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया। यदि ये सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका बताओ कौन सी, तो आपको बताना है जीवाणु या बैक्टीरिया। और यदि कोई पूछता है संसार की होना चाहिए, कोई पूछता है संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो आप बताओगे संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है? चले आगे। तो ये बात थी कोशिका के बारे में। पहले हमने पढ़ा सजीवों के लक्षण, सारे लक्षण पढ़ लिए, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, जो मुख्य मुख्य हैं, वृद्धि और प्रजनन और मृत्यु। फिर हमने पढ़ा सजीव और निर्जीव में अंतर। फिर हमने पढ़ा कोशिका के बारे में। और कोशिका के बाद अब हम पहुंचे हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहो।
सबसे पहले हम बात करते हैं संरचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। संरचना माने बनावट, शरीर की बनावट। तो संरचना के आधार पर यदि कोई पूछता है कि संरचना के आधार पर बताओ जंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले तो होते हैं एक कोश की जंतु। एक कोशिक जंतु माने एक कोशिकीय जंतु, जो एक कोशिका के बने होते हैं। इन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। भाई चाहे तो एक कोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जंतु में अंतर है। एक कोशिकीय जीव तो जंतु भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं एक कोशिकीय। पर जब हम एक कोशिकीय, एक कोशिक कह दो या कोशिकीय कह दो, एक ही बात है। एक कोशिकीय जंतु की बात करते हैं तो यहाँ केवल हम उन जंतुओं की बात कर रहे हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? देखो, इन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है और ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। भाई एक कोशिका तो बहुत छोटी होती है। यदि मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर ये डॉट लगा दिया ना, तो इस डॉट में भी करोड़ों कोशिकाएं हैं। कितनी छोटी होती है एक कोशिका। तो एक कोशिका वाला जीव कितना छोटा होगा, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एक कोशिकीय जीव ये नम तथा जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। नम का मतलब जहाँ नमी हो, और जलीय वातावरण में मिलते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा। अभी हमने एक कोशिकीय जीवों में भी पढ़ा था अमीबा को। अमीबा एक कोशिकीय जीव भी है और एक कोशिकीय जंतु भी है, क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं, जंतु और पेड़ पौधे। जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, इन तीनों को हमने वहां भी पढ़ा था। तो ये होते हैं एक कोशिकीय जंतु। उसके बाद एक कोशिकीय जंतु के बाद अगले कौन से होंगे बताओ? अगले होंगे बहुकोशिकी जंतु। बहुकोशिक जंतु या बहुकोशिकीय जंतु भी कह सकते हो आप। कि इनका शरीर क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। इन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी, एक से अधिक क्या, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर। ये नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे हाइड्रा, जैसे घोंघा, जैसे मछली, मेंढक, मनुष्य। तो मनुष्य को तो आप देख पा रहे हैं आराम से। एक मनुष्य तो आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा ही रहा। तो यदि आप मुझे देख पा रहे हैं, इसका मतलब मैं बहुकोशिकीय जंतु या बहुकोशिक जंतु, मल्टी सेल्यूलर एनिमल हूं। ठीक है, समझ में आई बात? तो समझ में आया। एक कोशिक जंतु वे हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना है और उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और बहुकोशिकीय जंतु वे हैं जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है और उन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। वे छोटे भी हैं और बहुत बड़े बड़े भी हैं, पर हम उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं के प्रकार। मेरुदंड कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। मेरुदंड कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। तो इसके आधार पर एक तो होते हैं कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु का मतलब है ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन जंतुओं में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अकशेरुकी है, अकशेरुकी, अकशेरुकी, कशेरुकी नहीं, अकशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो यहाँ लिखा हुआ है अकशेरुकी जंतु, इन जंतुओं में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे कीड़े मकोड़े, इनमें तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जैसे केंचुआ, तिलचट्टा, तिलचट्टा कहते हैं कॉकरोच को, घोंगा, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, अकशेरुकी जंतु हैं। और फिर दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे कशेरुकी जंतु, इनमें रीढ़ की हड्डी मिलेगी। तो इनके शरीर में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी होती है, सीधी सी बात है। जैसे मछली में होती है रीढ़ की हड्डी, मेंढक, पक्षी, गाय, और मनुष्य में भी तो होती है। तो यदि कोई पूछता है आपको कि मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर बताओ जंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे दो प्रकार के। अकशेरुकी जंतु तो वे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, और कशेरुकी जंतु वे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यानी रीढ़ की हड्डी को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं कशेरुक दंड। उसके बाद तीसरा तरीका है प्रजनन विधि के आधार पर जंतुओं के प्रकार। प्रजनन विधि के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं अंडयुज। अंडयुज का मतलब अंडे देने वाले। तो अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। जैसे मछली अंडे देती है, मेंढक, छिपकली, सर्प, सर्प माने सांप, पक्षी, कीड़े मकोड़े।
तो जो भी अंडे देने वाले जंतु हैं उन्हें हम कहते हैं अंडयुज। और उनकी पहचान पता क्या है? यदि एक नया जंतु आपके सामने मैंने खड़ा कर दिया और वो आपने कभी नहीं देखा, उस जंतु को पहली बार देख रहे हो आप, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ ये अंडे देने वाला है या बच्चे देने वाला, यानी अंडयुज है या जरायुज। अंडयुज तो उसे कहते हैं जो अंडे देते हैं, और जरायुज उसे कहते हैं जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। जैसे गाय है, गाय तो अंडे नहीं देती है, गाय क्या देती है? बच्चे। समझ में आई ना बात? अंडयुज अंडे देने वाले, जरायुज बच्चे देने वाले। तो एक नया जीव जो आपने कभी देखा ही नहीं, ऐसा जंतु मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया, लाके पूछा कि बताओ ये अंडयुज है जरायुज है, अंडयुज है या जरायुज है, अंडे देगा या बच्चे देगा, तो पहचान बताऊं क्या है? आप कहोगे कि सर इंतजार करना पड़ेगा पहले, जब ये इंतजार के बाद, कुछ महीनों के या कुछ सालों के इंतजार के बाद, जब इसे अंडे या बच्चे देने होंगे तभी हम देखेंगे कि इसने अंडे दिए या बच्चे दिए। तो आपको इतने लंबे इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पहचान करने का एक ट्रिक है। ये जो कान होते हैं ना हमारे, बाहरी कान, जिन भी जंतुओं में बाहरी कान पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर, ऐसे कान जो बाहर दिखाई देते हैं, वे सब जरायुज होते हैं, यानी बच्चे देने वाले, वीवी पैरस। और जिनमें बाहरी कान नहीं होता, कान तो होता है पर बाहर से दिखाई नहीं देता, वो बाहरी कान नहीं होता, आंतरिक कर्ण होता है सिर्फ, वे होते हैं अंडयुज। ये पहचान करने का तरीका है, इनका ध्यान रखना। तो अंडयुज तो पता चल गया, अंडे देने वाले। दूसरे क्या हो जाएंगे फिर? दूसरे हो जाएंगे जरायुज, यानी वीवी पैरस। बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय, बकरी। आप किसी को भी चेक कर लेना, सबके बाहरी कान होते हैं। जिनके भी बाहरी कान होंगे वे सब जरायुज होंगे, यानी वीवी पैरस होंगे, यानी बच्चे देने वाले होंगे। और जिनके बाहरी कान नहीं हैं वे सब अंडयुज होंगे, अर्थात अंडे देने वाले, अर्थात ओवी पैरस। चलो अगला वर्गीकरण देखते हैं हम। अगला है वास स्थान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। वास स्थान कहते हैं रहने की जगह को। तो कोई पूछता है कि वास स्थान के आधार पर जंतु कितने, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो एक तो होते हैं जलीय जंतु, ये तो पता ही है आपको, जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली। एक होते हैं वायवीय जंतु, वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी। एक होते हैं स्थलीय जंतु, स्थल यानी धरती पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य। ये सब क्या है? स्थलीय जंतु। ध्यान से समझते रहना हर एक चीज को, क्या कहते हैं? स्थलीय जंतु। फिर नंबर 4, एक होते हैं उभयचर जंतु। उभय माने दोनों जगह, चर माने रहने वाले। दोनों जगह रहने वाले माने पानी पर भी, पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं उभयचर। जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर रहने वाले जंतुओं को उभयचर जंतु कहते हैं, जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर। जैसे मेंढक है, कछुआ है। मेंढक और कछुआ पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर। फिर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, पौधों का वर्गीकरण। अभी तो हमने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पौधों का वर्गीकरण। जंतुओं के वर्गीकरण कई प्रकार से पढ़ लिए हमने, और हर एक बात का पता होना चाहिए। यदि मैं पूछता हूँ उभयचर बताओ किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जी ऐसे जंतु जो पानी में भी रह सकते हो, धरती पे भी रह सकते हो, जैसे मेंढक है, जैसे कछुआ है, जैसे सांप है ना। उसके बाद आते हैं पौधों का वर्गीकरण। इसमें कुछ पॉइंट्स देखने हमें। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ये क्वेश्चन आ जाता है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु या एरिस्टोटल। और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, और वर्गीकरण के जनक हैं लीनियस। का पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। तो मतलब ये सवाल 4.4 क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जिस विज्ञान में जीव का मतलब जंतु भी और पेड़ पौधे भी, दोनों को मिलाकर जीव कहते हैं ना। और जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें केवल जंतुओं का यानी जानवरों का ही अध्ययन किया जाएगा। वनस्पति विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और वर्गीकरण का मतलब बांटना, किसी भी आधार पर बांटना। ठीक है, जैसे आपके स्कूल के बच्चों को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है कक्षाओं के हिसाब से।
चलो आगे चलते हैं। को कक्षा 6 का बच्चा कहाँ, कक्षा 6 के बच्चे अलग बैठे होंगे, कक्षा 7 के अलग बैठे होंगे, 8 के अलग बैठे होंगे, 9 के अलग बैठे होंगे, 10 के, 11 के, 12 के अलग बैठे होंगे सारे। चलो देखो, पुष्प के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। पुष्प के आधार पर, फ्लावर। एक तो होते हैं पुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे नाम से ही पता चल रहा होगा, जिनमें फूल लगते हो, पुष्प लगते हो। पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। पूर्ण विकसित इसलिए क्योंकि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ है इनमें, इसलिए ये पूर्ण विकसित होते हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे गुलाब, गुलाब एक पुष्पी पौधा है। सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी। ठीक है, कुमुदनी कमल जैसा दिखाई देता है, जैसे कमल होता है। तो पुष्पी पौधे का मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हो और फल भी लगते हो। उसके बाद आते हैं अपुष्पी पौधे। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते। इन पर पुष्प नहीं लगते हैं, जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। वंश वृद्धि बीजाणुओं द्वारा होती है। जैसे कवक, कवक कहते हैं फुई को, फुई, फुई कह दो, कवक कह दो, फंगस कह दो, फंजाई कह दो, बहुत सारे नाम है। शैवाल, मॉस, फर्न, ये सब कैसे पौधे हैं? अपुष्पी पौधे हैं। इनके ऊपर फूल नहीं लगा करते कभी भी। कवक हो गया, शैवाल हो गया, मॉस हो गया, फर्न हो गया, इनके ऊपर कभी भी फूल नहीं लगते, पुष्प नहीं लगते। ये तो सिर्फ जो इनके बीजाणु होते हैं ना, ये बीजाणु, बीजाणु यानी छोटे छोटे दाने, उनसे ही ये नए जीव बनते हैं, नए पौधों का जन्म होता है। तो ये थे पुष्पन के आधार पर, एक तो पुष्पी पौधे, एक अपुष्पी पौधे। फिर आता है आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। आकार, साइज, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। तो सबसे छोटे पौधे जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम शाख। इनकी लंबाई 1 मीटर से कम होती है। तना कोमल, पतला, कमजोर होता है। जैसे मक्का, मक्का माने मक्की, मक्की के फसल तो देखी आपने। मटर है, पालक है, ये सब इनकी लंबाई 1 मीटर से कम ही होगी। चाहे मक्का देख लो, मटर देख लो, पालक देख लो, बहुत सारा घास देख लो, कोई सा। इनका तना कोमल होगा, पतला होगा और कमजोर होगा। तो एक तो होते हैं शाख, ठीक है, सबसे छोटे। फिर दूसरे होते हैं झाड़ी। दूसरे कौन से होते हैं? झाड़ी। झाड़ी, जैसे ये गुलाब जो है वो एक झाड़ी है, करौंदा भी झाड़ी है, गुड़हल भी झाड़ी है, बेरी भी झाड़ी है, ये सब झाड़ियां हैं। तो झाड़ी, इनकी लंबाई 1 से 3 मीटर तक होती है। ये कठोर व मजबूत होते हैं। मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि शाखाएं अधिक होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज निकलेंगी, झाड़ी जब भी तो बनेगी वो। तो शाख तो सबसे छोटे हैं और झाड़ी उससे बड़ी हैं। और सबसे बड़े कौन है फिर? सबसे बड़े हैं वृक्ष। 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। तना मोटा तथा काष्ठीय होता है। काष्ठीय माने लकड़ी वाला, लकड़ी युक्त। जैसे नीम एक वृक्ष है, आम भी वृक्ष है, चीड़ भी वृक्ष है, नारियल भी वृक्ष है। तो ये हो गए शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष में अंतर पता चल गया। ये आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण हमने किया है। उसके बाद आता है आयु के आधार पर। आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। एक तो होते हैं 1 वर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे कौन से होते हैं? इनका जीवन काल कुछ महीनों का ही होता है। जैसे चना, ऐसा थोड़ा ही है चने का पौधा एक बार लगा दिया तो हमेशा वो रहेगा ही, कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में खत्म हो जाएगा। मटर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जितनी भी हम खेती करते हैं ना, वो सारी खेती में जितने भी पौधे हैं वे मोस्टली 1 वर्षीय पौधे होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं द्विवर्षीय पौधे। इनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है। ऐसे पौधे बहुत कम होते हैं। जैसे केला, केला एक द्विवर्षीय पौधा है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवर्षीय पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। 1 वर्षीय पौधे, जो भी आप अपने खेत में जो भी फसल पैदा करते हो, वे ज्यादातर 1 वर्षीय होते हैं। द्विवर्षीय पौधे में है जिनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है। फिर एक होते हैं बहुवर्षीय पौधे। ये तो समझ गए होंगे आप, ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। जैसे दूब घास, दूब घास को हमारे सहारनपुर में कहते हैं दूबड़ा। गुलाब, आम, कटहल, ये होते हैं बहुवर्षीय पौधे। कैसे पौधे? बहुवर्षीय। तो ये हो गया जीवन के आधार पर।
जीवन काल के आधार पर पौधे 3 प्रकार के, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। उसके बाद अगला जो हमारा हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधे के भाग। पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं? देखो ये क्या है? जड़। फिर ये क्या है? तना। और ये क्या है? पत्तियां। और ये क्या है? फूल या पुष्प। और ये क्या है? फल। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। एक पता होनी चाहिए कि धरती के नीचे जो भाग है ना, इसे कहते हैं जड़ तंत्र। और जो धरती के बाहर है इसे कहते हैं प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र में ही आता है तना, पत्तियां, फूल, फल, ये सब। तो यदि कोई पूछता है पौधे के भाग, ये सरसों के पौधे का चित्र बनाना आना चाहिए आपको जरूर। देखो, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, ये भाग हैं। जड़ तंत्र किसे कहते हैं? पौधे के जमीन के अंदर का भाग, ये वाला, इसे कहते हैं जड़ तंत्र, जिसे आप जड़ कहते हो। और प्ररोह तंत्र किसे कहते हैं? पौधे का जमीन के ऊपर वाला भाग। ये पूरा प्ररोह तंत्र है जो जमीन के ऊपर है, हवा में, प्ररोह तंत्र। और जो जमीन के नीचे है वो जड़ तंत्र है। जड़ तंत्र को आप जड़ भी कह सकते हो। अब हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इन्हें सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जड़। क्या है हमारे पास? जड़। जड़ पौधे को जमीन पर स्थिर रखती है। जड़ नहीं होती तो पौधा खड़ा ही ना रह सकता, सीधा कहीं भी चला जाता इधर उधर। ठीक है, जड़ पौधे को जमीन पर स्थिर रखती है। जड़ों के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। जिनमें से पहली तो होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ को हम अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है भाई? मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में क्या अंतर है? चित्र दिखाई दे रहा क्या आपको? देखो, यही अंतर है। मूसला जड़ की खासियत ये होती है कि इसमें एक मुख्य जड़ होती है, बहुत मोटी, मेन, ये मुख्य जड़ होगी। इसे मूसला जड़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मेन जड़ है वो मूसल जैसी है। मूसल, मूसल पहले गांव में हुआ करते थे, आप अपने बड़ों से पूछ सकते हो। वो जो है ना, एक ओखली होती थी और एक बड़ा सा लट्ठा होता था जिसे मूसल कहते थे। उसमें हम किसी भी चीज को खोटते थे, जैसे हमने दाल को दलना है तो उसमें दल सकते थे, और भी बहुत काम करते थे, खोटने पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो जब जड़ में एक भाग मुख्य हो, एक मोटी जड़ हो, उसके बाद साइड में ब्रांचेस निकल रही हो, इसमें से ही शाखा, तो ऐसी जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और यहाँ देखना जरा, यहाँ तो कोई एक मुख्य जड़ है ही नहीं, यहाँ तो बहुत सारी जड़ें दिखाई दे रही है, एक मुख्य जड़ कोई भी दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसी जो जड़ होती है उसे कहते हैं हम अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़। झकड़ा जड़, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मूसला जड़ की। मूसला जड़, मूसला जड़ की क्या क्या खासियत होती है? वास्तविकता में मूसला जड़ ही असली जड़ होती है भाई। जब आप किसी बीज को आपने जमीन के अंदर बो दिया तो पहले नीचे की तरफ जो निकलता है ना, उसे कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। और जो फिर बाद में ऊपर की तरफ को निकलती है उसे कहते हैं प्रांकुर। तो जो जड़ मूलांकुर से बनेगी ना, वही मूसला जड़ होगी। और जो जड़ मूलांकुर के अलावा किसी और भाग से बन रही वो मूसला जड़ नहीं होगी, वो अपस्थानिक जड़ होगी। अप माने ऊपर, मूलांकुर के ऊपर, स्थानिक माने किसी भी स्थान से निकलने वाली जड़, अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़। तो किसी ने पूछ लिया मूसला जड़ के बारे में बताओ, तो आपको बताना इसमें एक मोटी जड़ होती है जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। ये रही वो मोटी जड़, ये रही मूसला जड़ की खासियत यही है, वो प्राथमिक जड़ ही मूसल जैसी है। प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ें और द्वितीयक जड़ों से तृतीयक जड़ें निकलती हैं। ये जो जड़ें निकल रही ना, ये तो द्वितीयक जड़ है, और इससे फिर निकल रही वो तृतीयक जड़ है। मूसला जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूसला जड़ ही असली जड़ इसलिए मानी जाती है क्योंकि मूसला जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से। जैसे चना, मटर, सेम आदि। चना, मटर और सेम में सब में यही वाली जड़ मिलेगी आपको, मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ के बाद फिर अगली क्या होती है? अपस्थानिक जड़। चित्र में तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, अपस्थानिक या झकड़ा जड़, ये लिखा हुआ है अपस्थानिक या झकड़ा जड़। इनका निर्माण मूलांकुर से नहीं होता, होता है
मूलांकुर के ऊपर से एक साथ अनेक जड़ें गुच्छे के रूप में निकलती हैं। मूलांकुर से नहीं, मूलांकुर के ऊपर से। इन्हें रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। देखो एक साथ बहुत सारी जड़ें निकल गई, एक मुख्य जड़ है ही नहीं इसमें। जैसे गेहूं में ऐसी जड़ें होती हैं, धान में, मक्का में, इन सब में ऐसी जड़ें होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलें आगे। चलो अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर अपने, जिसे हम कहते हैं मूल रोम, या रूट हेयर भी कह सकते हैं। देखो मूल रोम के बारे में पहले तो मैं एक बात समझा दूं तुम सबको। देखो ध्यान से देखो, जब आप किसी जड़ को ध्यान से देखते हो ना, तो उसमें बहुत छोटे छोटे से बाल दिखाई देंगे आपको, कहीं कहीं इसमें भी दिखाई देंगे छोटे छोटे से बाल। वे छोटे छोटे बाल यानी रोम जैसी जो संरचनाएं होती है ना जड़ में, जो बाल जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उन्हें ही कहते हैं मूल रोम। मूल माने जड़ के ऊपर, रोम माने बाल। तो मूल रोम का मतलब क्या है? जड़ों पर पाई जाने वाली बाल जैसी संरचनाएं जो भूमि से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, उन्हें मूल रोम कहते हैं। मतलब जड़ के अंदर, जड़ के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं ना, बहुत बारीक बारीक, वे बाल ही धरती से जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। और उन जड़ के ऊपर पाए जाने वाले बालों को ही हम मूल रोम कहते हैं, या रूट हेयर। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब हमें पढ़ना है तना। क्या पढ़ना है? तना। तना या स्टेम। देखो यहां तक तो थी हमारी जड़। तो ये जो प्ररोह है, ऊपर का भाग, प्ररोह तंत्र, उसका जो सबसे मुख्य भाग है उसे तना कहते हैं। तने में कहीं कहीं गांठ मिलेंगी आपको, उन गांठ को कहते हैं पर्व संधि या गांठ। और दो गांठ के बीच की जो जगह होती है, स्थान, उसे पर्व कहते हैं। और तने के ऊपर ही लगी होती हैं पत्तियां। जो तने में जहां से भी पत्तियां निकलती हैं ना, वहां गांठ होती है, गांठ को कहते हैं पर्व संधि। और दो गांठ के बीच की जो दूरी है, जो जगह है, जो स्थान है, उसे कहते हैं पर्व। ठीक है, गांव की भाषा में पर्व को कहते हैं पोरी। देखो मूल रोम तो पढ़ लिया था, तने की बात कर रहे हैं हम। प्ररोह, प्ररोह का मतलब पौधे का हवा वाला हिस्सा, ऊपर का पूरा हिस्सा जो दिखाई देता है हमें। प्ररोह का सबसे मजबूत भाग होता है तना, है ना। तने की जो गांठ होती है उन्हें कहते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं? पर्व संधि। और पर्व संधियों के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? पर्व। पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। और तने का कार्य क्या होता है? जल व भोजन का संवहन करना। जल और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किसका होता है? तने का। तथा शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल को विकसित होने का स्थान देना। इन सब को बढ़ने का स्थान भी तना ही देता है, कि आप मेरे ऊपर लगे रहो, आप शाखाएं मेरे ऊपर लगे रहो, ब्रांच, टहनियां जिन्हें कहते हैं, पत्तियां मेरे ऊपर लगी रहो, फूल लगे रहो, फल लगे रहो, सबको बढ़ने का मैं पूरा स्थान दूंगा। तो तने के ऊपर ही तो होती हैं पौधे के ये सारे भाग। और तने के बाद फिर आती है पत्ती। चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हेडिंग भी दिखाई दे रही होगी, पत्ती। पत्ती जो है किसी भी पौधे का वो भाग होता है जो चौड़ा होता है और तने के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये चित्र बनाना आना चाहिए आपको। हरे रंग का चपटा भाग होता है पत्ती, हरे रंग का चपटा भाग। पत्ती के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पर्णाधार, पर्णाधार ये है, पर्ण माने पत्ती का, आधार माने जहां से पत्ती जुड़ रही है तने से, उसे कहते हैं पर्णाधार। जहां से पत्ती तने से जुड़ी होती है, पर्ण माने पत्ती का, आधार माने आधार। उसके बाद पर्णव्रंत, व्रंत, पर्णव्रंत ये होता है, ये पर्णव्रंत ये होता है, ये लिखा हो ना पर्णवंत्र, यानी पत्ती की डंठल। तो पत्ती की डंठल को कहते हैं पर्णवंत। और पर्णफलक, पर्णफलक ये है पत्ती का चौड़े वाला हिस्सा। पत्ती का जो चौड़े वाला हिस्सा है इसे कहते हैं पर्णफलक। पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग जो होता है उसे पर्णफलक कहते हैं। फिर आती है मध्य शिरा। अब मैं बता देता हूं, मध्य शिरा व शिराएं। मध्य शिरा तो ये होती है, ये
बीच वाली एक शिरा, यानी एक पतली नली, और बाकी शिराएं ये हैं साइड में। ऐसे आप पत्ती को बनाते हो तो उसमें ये जो बनाते हो ना, ये शिराएं होती हैं। क्या होती हैं? शिराएं। और मध्य शिरा ये होती है जो सबसे मोटी होगी और बीच में होगी। तो मध्य शिरा व शिराएं ये संवहन के लिए होती हैं। संवहन का मतलब खाना और जल, खनिज, लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती हैं। फिर एक चीज मैंने बताई थी, स्टोमेटा। इन्हें पर्णरंध्र भी कहते हैं, स्टोमेटा को। पर्णरंध्र का मतलब गैसीय आदान प्रदान के लिए स्टोमेटा होते हैं। आपको पता है पत्ती की निचली सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा या पर्णरंध्र। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अब आ चुके हैं हम अगले टॉपिक पर। पौधे का भाग होता है पुष्प। मैंने आपको कहा था जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सारे पढ़ाऊंगा मैं इसमें। पुष्प पर आ चुके हैं हम। पुष्प, पुष्प ये देखो सरसों का पुष्प बना हुआ है। सबसे आकर्षक व मुख्य अंग होता है पौधे का, सबसे आकर्षक और मुख्य अंग होता है पुष्प। पुष्प के मुख्य भाग निम्न हैं। बाह्य दल, ये होते हैं बाह्य दल, ये वाले। जब वो कली होगा तो इन बाह्य दलों ने ही उसे ढक रखा होगा। कली को, कली जब बंद होती है ना, तो जो हरे रंग की में पत्तियां जो कली को ढक के रखती हैं उन्हें ही कहते हैं बाह्य दल। बाह्य माने बाहरी, दल माने, दल माने हिस्सा, भाग। बाह्य दल हरे व कली को ढकने वाले होते हैं। फिर होते हैं दल। दल ये हैं जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, रंगीन व आकर्षक। सरसों के पुष्प में तो येलो हैं, पर पुष्प तो दुनिया भर के रंगों के, अलग अलग रंगों के हैं। सबसे आकर्षक होते हैं दल। पुंकेसर, नर जननांग, ये पुंकेसर हैं। ये एक पुंकेसर है, ये दूसरा पुंकेसर है। पुंकेसर का एक दूसरा नाम पुमंग भी होता है। एक पुंकेसर ये है, एक पुंकेसर ये है, ये सब पुंकेसर हैं। नर जननांग हैं। पुंकेसर को पुमंग भी कहते हैं। फिर स्त्री केसर होता है, मादा जननांग। स्त्री केसर ये है जो बीच में होता है, सुराही जैसा जो दिखाई दे रहा है आपको, सुराही जैसा, ये स्त्री केसर है। ठीक है, स्त्री केसर को जायांग भी कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि पुष्प के भाग बताओ, तो पुष्प में बताना बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुष्पवृंत और पुष्पासन। पुष्पवृंत ये होता है पुष्प की डंठल, और पुष्पासन वो स्थान होता है जिसके ऊपर पुष्प बैठा होता है। ठीक है, वो होता है पुष्पासन, पुष्प का आसन। तो ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं, ये 6 नाम पुष्प के, ये 6 भाग हैं। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुष्पवृंत और पुष्पासन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो, अब हमारा टॉपिक है भोजन संग्रह के लिए पौधे, पौधे के अंगों का रूपांतरण। कि पौधे के कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो भोजन को इकट्ठा करके अपने आप को बदल लेते हैं। हाँ, यहाँ थे भोजन संग्रह के लिए पौधे के अंगों का रूपांतरण। पौधे के कौन सा अंग भोजन को इकट्ठा करके कैसा हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण। भोजन इकट्ठा करने के लिए जड़ किस तरह अपने आप को बदल लेती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मूसला जड़ का रूपांतरण। मूसला जड़ का रूपांतरण है जैसे मूली है। मूली देखो कैसे रूप में बदल गई, तरकू रूप। तरकू कहते हैं तकुए को, ऐसा यहाँ से पतला, फिर बीच में से मोटा, फिर नीचे पतला। ये तकवा होता था ऐसा। पहले तकवा प्रयोग करते थे हम सूत काटने के लिए, तो तकवे जैसे ये चरखे में लगता था तकवा। तो मूली ने भोजन इकट्ठा करा और वो ऐसी होगी मोटी मांसल, तो ये होगी मूली तरकू रूप। सलजम, सलजम होती है कुंभी रूप। ये सलजम है, देख रहे हो आप, कुंभी कहते हैं घड़े को, घड़े जैसी हो जाती है सलजम भोजन को इकट्ठा करके। और गाजर किस रूप में बदल जाती है? शंकु रूप में। शंकु ही तो होगा, यहाँ से फिर साइज पतला होता चला गया, ऐसा होता है शंकु, है ना। तो ये भोजन को एकत्र करके ऐसी हो जाती हैं। मतलब कोई पूछता है कि मूली किस रूप में बदल जाती है? तरकु रूप में। सलजम कौन सा रूप है? कुंभी रूप। और गाजर कौन सा रूप है? शंकु रूप। ये होता है मूसला जड़ों में रूपांतरण। 3 तो रूपांतरण ये हैं, और इसके अलावा और भी है,
देखो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण दिखाता हूँ आपको। पता है ना, मूसला जड़ तो वो होती है जो मूलांकुर से बनती है और एक मुख्य जड़ उसमें होती है। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण, जैसे डहेलिया, पुलकित जड़ें, इन्हें देखो आप, ये डहेलिया की पुलकित जड़ें हैं, बहुत सारी निकल रही, एक जगह से बहुत सारी जड़ें निकल रही, तो ये डहेलिया की पुलकित जड़ें हैं। और शकरकंद कंदील जड़ें, शकरकंद की जड़ें देख लो, भोजन इकट्ठा करके कैसी होगी, एक जड़ यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, आगे बढ़ती जा रही जड़ें, भोजन इकट्ठा कर रही। तो ये डहेलिया की जड़ें एक जगह से ही बहुत सारी निकल रही, इन्हें तो कहते हैं पुलकित जड़ें, जो एक पॉइंट से ही बहुत सारी निकल रही। और शकरकंद एक पॉइंट से नहीं निकल रही, आगे बढ़ती जा रही जड़ और उसमें से मोटी मोटी मांसल जड़ें निकलती जा रही, इसे कहते हैं कंदिल जड़ें। क्या कहते हैं? कंदिल जड़ें। तो ये भोजन इकट्ठा करके बताओ, मूली किस रूप में बदली, शलजम, गाजर, डहेलिया, शकरकंद, ये सब जड़ें भोजन एकत्र करके अपने आप को मोटी मांसल कर लेती हैं। अब जड़ों के बाद हमने यहाँ 5 उदाहरण पढ़े, 5 प्रकार की जड़ें ऐसी पढ़ी जो भोजन को इकट्ठा करके मोटी हो जाती हैं, मांसल हो जाती हैं। अब हम जड़ों के बाद बात करेंगे तने की। भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण। तनों में रूपांतरण देखो, आलू का स्तंभ कंद, आलू किस तरीके से भोजन को इकट्ठा करके कंद में बदल जाता है, धरती के अंदर ही तो होता है आलू। और अदरक किस तरीके से भोजन इकट्ठा करके बदल जाता है, प्रकंद। तो आपको ध्यान रखना है, आलू तो है कंद, और अदरक है प्रकंद, और अरवी है घनकंद। इन तीनों के नाम याद रखने हैं। ये तनों का रूपांतरण है भोजन इकट्ठा करने के बाद। तो भोजन इकट्ठा करने के बाद जड़ें किस तरह मोटी मांसल होगी और तने किस तरह मोटे मांसल हो गए। आलू, अदरक और अरबी ये भूमिगत तने हैं, ऐसे तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, कभी आप इन्हें जड़ सोचते, जड़ नहीं है, तने हैं। उसके बाद है तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण। कुछ पौधे ऐसे हैं जो तने को सहारा देने के लिए अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे गन्ना देखो आप, गन्ने में क्या होता है, ये जड़ें देखो यहाँ से निकल गई। आप गन्ने के किसी भी पौधे को ईख में जाके देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो पर्व संधि है, यहाँ से जड़ें निकल जाती हैं और चारों तरफ नीचे चली जाती हैं, जिससे गन्ने के पौधे को सहारा मिल जाए और वो हवा में ना गिरे। ऐसा होता है ना। तो ये रूपांतरण है, तने में रूपांतरण है। तने को सहारा देने के लिए नई जड़ें निकल गई, और ये जो जड़ें निकली होंगी, यहाँ कोई मूलांकुर थोड़ा ही है जहाँ से ही निकल रही। मूलांकुर से निकलती तो मूसला जड़ होती। मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी भी भाग से जो जड़ें निकलती हैं वे सब अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जकड़ा जड़। बरगद देखो, बरगद का कोई बहुत पुराना यदि पेड़ आपने देखा होगा तो उसमें ऊपर से इस तरह की ये जड़ें लटकी रहती हैं, है ना, देखी होंगी। और कुछ तो बच्चे इन जड़ों को पकड़कर झूलते रहते हैं। तो बरगद में भी जड़ें इस पेड़ को सहारा देने के लिए, यदि कोई जड़ नीचे तक चली गई ना, तो वो नीचे ही दूसरा एक जड़ नीचे आ जाती है जमीन के, और यहाँ से ही सहारा भी देगी और पोषण भी देगी। और एक होता है केवड़ा, केवड़े में भी जड़ें निकलती हैं इसी तरीके से, यहाँ से ये सहारा देने के लिए, तने को सहारा देने के लिए जड़ें इस तरीके से निकलती हैं। ठीक है, तने को सहारा देने के लिए भी पौधे के अंदर आपको रूपांतरण देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आरोहण के लिए रूपांतरण। आरोहण माने ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ने का काम किसका है? बेल का ही तो है, बेल का। तो बेल ऊपर चढ़ने के लिए बेल के अंदर मिलते हैं प्रतान। क्या मिलते हैं? प्रतान। जैसे कद्दू, कद्दू में ये देखो, ये जो है स्प्रिंग से जो है ये प्रतान है, जिस चीज के संपर्क में आएंगे उसके चारों तरफ लिपट जाएंगे, ये प्रतान है। ये लिखा हुआ है यहाँ प्रतान, देखो नए प्रतान निकल रहे हैं, अभी बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। और इसी तरीके से तुरई, तुरई में भी देखोगे ये प्रतान है, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये प्रतान है सब, इन्हें हम कहते हैं प्रतान। प्रय माने प्रतान, प्रय माने किसी के ऊपर, तान का मतलब पकड़ बनाने के लिए। पत्ती के अंदर से कुछ ऐसी चीज निकलना जो स्प्रिंग जैसी है और वो कहीं भी पकड़ लेगी, किसी भी चीज को सहारा ले लेगी और बेल ऊपर चढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए कहा है आरोहण के लिए रूपांतरण। आरोहण के लिए रूपांतरण सारी बेल, जितनी भी बेल हैं सब में पाए जाते हैं। चढ़ने के लिए रूपांतरण और प्रतान ही होते हैं।
तो ये तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। और फिर हम इस चैप्टर को इकाई नंबर 6 हमने पूरा कर लिया, इकाई नंबर 7 हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा था पर इसमें कॉन्सेप्ट भी तो बहुत सारे थे। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है उसमें जो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है वो उम्मीद है आपके समझ में आई होंगी सारी बातें। ठीक है, और बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो और प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ते रहो, प्ले लिस्ट के अनुसार। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।